ओके चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवतल दर्पण में यानी कि कॉनकेव मिरर में F बराबर R/2 प्रूफ किया था, क्या था? अब कर रहे हैं उत्तल दर्पण में। एग्जाम के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं किया गया, सिर्फ बता दिया गया कि F/R/2 होता है बराबर, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये केवल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? गोलीय दर्पण में। किसमें? एस्फेरिकल मिरर में ही ये वैलिड है। समझ आया? एस्फेरिकल मिरर में भी उस मिरर के लिए जिसका एपर्चर छोटा हो। क्या हो? ये एजम्पशन है, हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है, वो मिरर जिसका एपर्चर क्या हो? छोटा। इसी को स्टडी करना हम लोग, ठीक है। उसी में ये फॉर्मूला वैलिड है। और दूसरा एपर्चर वाला में यानी कि बड़े एपर्चर वाला मिरर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये हायर क्लास में जाकर स्टडी करोगे कि क्यों नहीं है वैलिड, ठीक है। लेकिन अभी तुमको याद है ना कि तुम्हारे सिलेबस में केवल वही मिरर की बात हो रही है जो जिनका एपर्चर माने जो दर्पण छोटा छोटा हो, जिनका साइज बहुत छोटा छोटा हो, क्लियर है ना। उनमें रे जो है काफी करीब करीब हो। जब तुम बिग बुक का स्टडी करोगे तो एक टर्म मिलेगा पैराक्सियल रेज। कोई स्टडी किया, अध्ययन किया? एक मिला होगा पैराक्सियल रेज, PARAXIAL, ओके। पैराक्सियल रेज इसको बोलते हैं हिंदी में पराक्षीय किरण। कौन सी किरण? हमको नहीं लगता है कि तुम लोग पढ़े होगे। पढ़े हो कोई भी? अगर पढ़ते तो ये शब्द जरूर मिलता है, किरण वाला शब्द जरूर मिलता है। कोई डिफरेंस बुक पढ़ते तो हो सकता है एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा हुआ हो, ओके। तो बच्चे जनरली समझते नहीं है। उसका मीनिंग वही होता है कि जहाँ पे रे काफी क्या हो? करीब करीब हो, ओके। और करीब करीब तभी होगा जब मिरर का हो छोटा। उसी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। क्या समझ में आ गया? अब सुनो कि एग्जाम में एग्जाम में कैसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 सब साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए, ओके, या प्रमाणित कीजिए लिखा रहेगा। गोलीय दर्पण में तो तुम या तो अवतल में प्रूफ कर दो या अक्सर ये पूछा है कि अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में तुम F बराबर R/2 प्रूफ करो। तो सिंपल बात है, अवतल में करना पड़ेगा। उत्तल में जनरली पूछा नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर उत्तल दर्पण में पूछ दिया गया तो बना लोगे, कुछ है नहीं। बताएं, स्टार्ट करें? चल, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। जो कहानी यहाँ फिगर में बना हुआ है, फिगर वाली बात को यहाँ पे लिख देना। बताओ, दर्पण का नाम क्या मैंने रखा है? MM। कौन दर्पण है? कॉन्वेक्स। अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। P तुम जानते हो P क्या है? वो लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो बस। F क्या है? फोकस है। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है? और हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े, अच्छी परिपाटी पढ़े हैं। जो दूरियां इधर ली जाएंगी वो प्लस है, जो दूरियां इधर ली जाएंगी यू नो वेरी वेल। सो PF फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकस दूरी इसी को ना बोलते हैं, PF को। तो इधर है इसलिए प्लस, तो PF बराबर छोटा है, प्लस F लिखा है प्लस। प्लस दिखाना अनिवार्य है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, PC इक्वल टू प्लस R। कोई डाउट? और AB जो रे है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली किरणें, ये PC के क्या है? पैरेलल लेंगे तभी तो फोकस से पास करेगा, इसलिए तो पैरेलल लिया। अब वो बोलो, परावर्तन के नियम को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उधर चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। अब कोई बच्चा बोलेगा, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, कोई बच्चा बोला कि सर इधर टकरा के इधर क्यों नहीं आया? अरे इधर टकरा के इधर आएगा तो क्या तुम अपना नॉर्मल जो बनाओगे, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा? इसलिए कभी धोखा से कितने बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि सर इधर भागा तो इधर क्यों नहीं भागा? इधर भी तो भाग सकता था। अगर इधर तुम भगा देते, ऐसे टकरा कैसे भाग देता? नॉर्मल तो ऐसे चला जाता, और सेंटर तो उधर नहीं है। सेंटर किधर है? क्या समझ आ रहा है? इधर ही भागेगा कि उधर भागेगा? हाँ, इधर भी भाग सकता है। अगर रे ऐसे लोग हैं, ऐसे भागेगा, सेंटर से पास करना है, ऐसा नॉर्मल बनाना है कि ताकि सेंटर से ही पास करे। इस तरह रे रिफ्लेक्ट करेगा। क्या समझ आ गया? अरे समझ में आया? चलो ध्यान दो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो ये जानते हो कि ये आपतन कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R जो है परावर्तन कौन है? एंगल ऑफ। अब मैंने देखो अगर से ये रिफ्लेक्ट कर गया, तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब यहाँ मैंने बोला था कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से पास करता हुआ मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है, अपीयर्स होता है ना, बताया था मैंने। इसको पीछे डॉट करके बढ़ाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का यानी कि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, आभासी होता है, इमेजिनरी होता है, बोला था मैंने, वर्चुअल होता है, जो बोलो। तो F लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको ये पास करता हुआ। अब यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे? वो नॉर्मल कहाँ से गुजरना चाहिए?
तो इधर तो यहाँ पर लाइन मोटा लाइन देना पड़ेगा, पीछे उसको डॉट डॉट देकर के बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वर्चुअल है, उसका काल्पनिक है। बढ़ा दिया, आई आर के बराबर है। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये पैरेलल है, ये क्या है, ये क्या है? अरे देखो गौर से देखो, तुम लोग को याद होगा अगर दो लाइन ऐसे काटता है तो एंगल क्या होता है? बराबर दिख होता है। कौन एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण, है ना। और आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं? अब बताओ, ये कोण है, ये कोण आमने सामने का कोण है कि नहीं है? तो ये आर थी, क्या होगा? उसके अलावा तुमको याद होगा कि अगर दो ऐसे दो, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता है ऐसे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना होगा? क्या बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा? ऊपर ऊपर एक साइड, याद आया? संगत कोण। ओके, तो फिजिक्स में देखो मैथमेटिक्स कितना यूज होता है, इसलिए 9th में बच्चे को ज्योमेट्री आना चाहिए, 9th वाला तो बहुत इजी, कुछ नहीं है। ये एंगल क्या होता है बताओ? इसके ऊपर ये लाइन, ऊपर ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है। इस लाइन के ऊपर कौन एंगल है? अरे ये ना त्रिअक्षिति लिखा है, फिगर देखो कैसा है, फिगर ऐसे है, फिगर ऐसे है, ठीक है। तो ये एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल के क्या कर रहे हो? तो ये आई तो ये भी क्या हो जाएगा? और आई और आर आपस में तो बराबर होता ही है। कहां से बराबर होता है? परावर्तन के नियम से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े ना। तो ये आई आर बराबर हो गया। अब ये आई आर बराबर हो गया तो भाई जैसे अवतल दर्पण में प्रूफ किया, कॉन्केव मिरर में प्रूफ किया, वही वाला बात तो आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं। तो इस एंगल के सामने बी एफ है, इस एंगल के सामने सी एफ है। बी एफ सी एफ तो यहाँ भी आ गई, है ना। तो बी एफ सी एफ बराबर, तो मैंने यहाँ लिखा परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई एंगल आर के बराबर। एंगल आई का नाम बोलो, ए बी एन लिख दिया। एंगल आर का वैल्यू बोलो एन बी डी या डी बी एन, जो लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया मैंने। अब बताओ ए बी एन जो एंगल है, ए बी एन ये आई जो है, आई किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, नाम बोलो बी सी एफ। तो पूछेगा ये एंगल अब आपस में बराबर क्यों? तो बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन एंगल है? संगत कौन है? और फिर ये आर किसके बराबर? ये एंगल एन बी डी जो है वो इसके बराबर है। और ये जो एन बी डी है, एन बी डी किसके इक्वल है? बी सी एफ के, सी बी एफ के। तो ए बी एन के बदले में लिख दिया इस एंगल के बदले में लिख दिया ये वाला एंगल बी सी एफ, और एन बी टी के बदले में लिख दिया इस एंगल के बदले में कौन एंगल लिख दिया? सी बी एफ। कोई डाउट? तो ए बी एन के बदले में लिख दिया बी सी एफ और उसके बदले में क्या लिख दिया? सी बी एफ। किसी को दिक्कत? बोलो ना। अब जब ये ट्राइंगल को अलग कर लो, ये ट्राइंगल को मैंने बोला था कि अगर तुमको दिक्कत हो तो ट्राइंगल को तुम अलग कर लेना। जितना फिगर को अलग कर करके बनाओगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा, कंफ्यूजन कम होगा। तो फिगर बना लो, ये ट्राइंगल अलग कर लो। इसका चोटी कहाँ पड़ी? चोटी कहाँ है? चोटी को पकड़ो, ऊपर पकड़ के रख दो। यहाँ एफ है, सी रख दो, यहाँ पे कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी, आर कहाँ से? लो आर कहाँ से आया? तो बताओ ये बी पर कितना है? आर है। सी पे क्या आई है? 80 आया है, बराबर है। तो इसके सामने का ये भुजा भी क्या होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है तो दो एंगल इक्वल तो दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल। सिंपल बात है, अपोजिट साइड इक्वल। तो दो बी सी एफ कौन है? बी सी एफ सी है। सी के सामने का भुजा कौन है? तो सी के सामने इसी था, बी एफ लिख दिया। और बी के सामने कौन एंगल है? भुजा है, साइड है, सी एफ। बी एफ बराबर सी एफ। फिर भाई खानदानी नियम पता है कि हमारा जो फॉर्मूला है ये वैलिड है स्मॉल अपर्चर के लिए, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, जिस दर्पण की चौड़ाई क्या हो कम हो उसके लिए। ओके चलो, तो छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बताया था ना कि बी जो है पी के काफी करीब होगा। बी पी के काफी, जब बी पी के काफी करीब होगा बी पी पे आके सो जाएगा, बोला है मैंने पिछले लेक्चर में। बी पी के काफी करीब होगा तो बी एफ और पी एफ आपस में क्या हो जाएगा? पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया था, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो बी एफ पी एफ के बराबर होगा, यानी बी पी पे जाकर सो जाएगा। किस पे? बी पी पे जाकर के। तो बी के बदले मैंने क्या लिख दिया? पी एफ। बी को बदल के पी लिख दिया। यहाँ पर लिख सकते हो कि बी के बदले में पी लिख दिया, कोई दिक्कत? बी पी पे आके सो जाएगा। क्या समझ आ गया? क्यों? अगर नहीं पढ़े, पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया हुआ है, F बराबर R/2 अवतल दर्पण में, जाकर देख लेना, बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। उसका सी एफ हो गया। बी एफ किसके बराबर था? देखो ना, इस बी एफ के बदले में क्या लिख दिया? पी एफ को रहने दो। अब सी एफ को देखो, सी एफ तो जान रहे हो यार, सी एफ को क्या लिखोगे? पी पी सी। सी एफ ही है ना, तो सी एफ तो कुछ नहीं है ना, लिखोगे पी सी माइनस पी सी तो आर है, पी एफ तो तुम्हारा एफ है, स्मॉल एफ। तो पी एफ सी को लिखना है, सी एफ को लिखना है, तो पी सी में से पी एफ का करना पड़ेगा। तो पी सी में पी एफ घटा दो, पी एफ को रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कोई डाउट? किसी को डाउट है?
अब पी एफ उठाओ तो पी एफ क्या है, वो पी एफ, दो पी एफ। अब बस पी सी का वैल्यू यहाँ से उठाओ प्लस एफ प्लस आर, और पी एफ का वैल्यू दो प्लस एफ। यहाँ से आर इक्वल टू 2f हो गया, आर इक्वल टू 2f, एफ इक्वल टू आर बाय। बहुत ही भारी था कि बहुत आसान था? बहुत आसान। फिर भी ट्राई नहीं किए तुम लोग। अगर सेल्फ स्टडी करते, अगर रेफरेंस बुक को स्टडी करते, जरूर बना के ले आते। थोड़ा सा हिंट हुआ, कुछ भी बताओ, कुछ चेंज हुआ है? वहां भी बॉयफ्रेंड था, सॉरी बीएफ था, और यहाँ भी बीएफ है। नहीं, अरे सही क्यों बोल रहे हैं? यहाँ भी सीएफ था और वहां भी सीएफ था। कुछ नहीं, खाली बीच में एन लग गया है। आपको सर नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई जरूरी नाम एन दो, एम दो, पी दो, कुछ दो। अब यहाँ पे एम डैश लिए वो नाम, तुम्हारा नाम ना सर हम एन डैश लेंगे ना सर, हम आर डैश लेंगे, जो नाम देना है एज यू विश। ओके, खाली ये प्रोसेस पता होना चाहिए। तो पता चल गया? तो एफ बराबर आर बाई 2 केवल गोलीय दर्पण में होता है। अब वो भी कौन गोलीय दर्पण में? जिसका अपर्चर बहुत कम हो, छोटा हो, है ना। वो स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला वैलिड है। समतल दर्पण में फॉर्मूला वैलिड नहीं है। एक और जानकारी दे दूं, समतल दर्पण का जो फोकस पॉइंट होता है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर का फोकस पॉइंट होता है इन्फिनिटी पे। कहां होता है? इन्फिनिटी। इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है ना। अब इन्फिनिटी पर है तो सिंपल सा बात ही, फॉर्मूला क्या आधा होता कि कोई बातें नहीं होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में आता है कई बार कि बताओ समतल दर्पण में यानी कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, तो बोलोगे इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, ये कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये फोकस करता ही नहीं है इमेज को। ठीक है ना, माने रेज को एक जगह कन्वर्ज नहीं करता है। पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट है? डाउट है? चलो इसको नोट कर लियो तो अच्छा है। वीडियो पॉज कर दो बाबू, हटाओ, खत्म। दो फिगर देख लो। दो फिगर बनाने के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को एक चीज देखो, फिगर बनाने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। स्केल का यूज करो। क्या करो? स्केल यूज करो। अब मैंने नॉर्मल बनाया था, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल लोगे, यहाँ से एकदम मोटा लाइन खींच दोगे, यहाँ से डॉट डॉट कर दोगे, है ना। तो स्केल पे डॉट डॉट हो जाएगा। स्केल का यूज करोगे परफेक्ट फिगर बनेगा। फिर ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, इसको ऐसे रे रखोगे ऐसे करके, और ये ऐसे बना दोगे। ये फोकस से पास करना चाहिए। किससे पास करना चाहिए? हाँ, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करना चाहिए? इस तरह फिगर स्केल का इस्तेमाल करोगे। और ये बनाने के लिए तुम कंपास का यूज कर सकते हो, न तो हाथ से ये बहुत अच्छा बनता है अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ओके, दिस नोट हो गया, बात में कर लेना। चलो हटाओ।